क्राइसिस जिसको बोलते हैं 2008 टाइप क्रैशेस आते हैं, वैसे क्रैशेस में भी इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट का लो कोरिलेशन होता है. ग्लोबल क्राइसिस में जाहिर है वील मूव टुगेदर, राइट, बट इंटरेस्टिंगली ग्लोबल क्राइसिस crashes they recover quicker, right, because usually the crashes originate from their part of the world, अमेरिका. so इसलिए उनके इन्वेस्टर्स को विजिबिलिटी ज़्यादा होती है कि पंगा है क्या, राइट. तो ग्लोबल क्रैशेस में उनकी रिकवरी शीघ्र ही होती है. उनका सेंट्रल बैंक पागलों की तरह रेट तोड़ता है, पैसे फेंकता है. But leaving aside global crises, the two markets have very low correlation, and that's something that all of us can utilize in our benefit. A lot of credit to the government. Last 1-1.5 साल में जो चेंजेस किया है सरकार ने, गिफ्ट सिटी ने, वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत यूजफुल है, दोज हु वांट टू इन्वेस्ट इन द ग्लोबल मार्केट. इफ एक ओलंपिक्स होता, मैच होता वर्सेस ऑल द मार्केट्स इन द वर्ल्ड, कौन गोल्ड ले जाता? तो देखिए लास्ट अब वो कितने जैसे होता है ना 100 मीटर 200 मीटर, तो ऐसा मैं तो अगर लास्ट 100 मीटर और 400 मीटर दो बात करते हैं. लेट्स डू लास्ट 1 साल में 100 मीटर, लास्ट 1 साल, राइट. तो बेसिक रेस सबसे जो लोगों को एक्साइटिंग लगता है, उसमें तो अमेरिका ने फोड़ दिया है, राइट. लास्ट 1 साल खूब कमा के दिया है. लास्ट 10 साल में भी उन्होंने फोड़ दिया है, लेकिन लास्ट 20 साल में 20 ईयर्स में इंडिया राजा है. सो 20 साल हम जीते हैं, 10 साल वो जीते हैं, 1 साल भी वो जीते हैं. तो होपफुली अगले 20 ईयर्स विल बिलोंग टू इंडिया. बट लीविंग असाइड हु विन्स, राइट, द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज इट विल बी बिटवीन द टू ऑफ अस, राइट. आई डाउट, I've lived in many different countries, right, and I enjoy traveling around the world. बट दुनिया में 2 ही कर्मभूमि है. एक यूनाइटेड स्टेट्स है, एक इंडिया में है. whoever is watching, you make your choice in life, and I've made my choice which कर्मभूमि I want to live in. Other countries are great. I grew up in the UK is a great country, but वो जो बात है इन दोनों देशों में, राइट, मैसिव फ्री मार्केट डेमोक्रेसीज, राइट, हर चीज़ में कॉन्टेस्टेबिलिटी, हर बात में तर्कातर्की, राइट, हर एक पॉलिटिकल पोजीशन के लिए लड़ाई, हर एक कॉर्पोरेट स्फीयर में, हर एक मार्केट शेयर के लिए एक भयंकर संघर्ष, वो इन दोनों देशों में है, राइट. लाइफ इज एन एज इन बोथ ऑफ दीज कंट्रीज, एंड दैट्स व्हाई people like us end up making money in these two massive economies. बाकी देशों में अच्छा है, वर्क लाइफ बैलेंस है, छुट्टी अच्छा हो जाती है, हवा साफ है, बट पैसे यहाँ इन दोनों जगह पे है. हमारे साथ तो थोड़ा पोल्यूशन भी आ जाता है इंडिया में, बट इट्स अ फेज ऑफ डेवलपमेंट. जोक्स अपार्ट, बोथ ऑफ दीज कंट्रीज विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, and if we as investors can sensibly diversify across two markets, we'll be richer for it. Okay, explain me in detail. ट्रम्प के आने से हमें क्या होगा, ट्रम्प के आने से अमेरिका में क्या होगा, और ट्रम्प के आने से इंडिया को क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखिए पॉडकास्ट है ना, आपके सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं इस मुद्दे को दो अलग अलग तरीके से करूँगा. पहले मैं थोड़ा कट एंड राइट तरीके से कर देता हूँ. कट एंड राइट मतलब मुख्य धारा वाली तरीके से. सो कट एंड राइट एज ही इज बीन सेइंग, राइट, टैरिफ लगाएगा. इलेक्शन के कैंपेनिंग के दौरान तो बोल रहा था 75% लगाएगा चाइना पे. इलेक्शन के बाद 75 नहीं बोला है, बट कुछ तो करेगा, बिकॉज आई थिंक हिज वोट बैंक विल डिमांड इट. सो कुछ टैरिफबाजी होगी. मेक्सिको एंड कनाडा, बिकॉज लॉट ऑफ द चाइनीज स्टफ इज कमिंग इनटू अमेरिका वाया कंट्रीज लाइक मेक्सिको. सो टैरिफबाजी से क्या होगा, जो कुछ सम ऑफ द प्रोडक्शन दैट वाज टेकिंग प्लेस इन चाइना, और effectively China was coming in via Mexico, कुछ हद तक वो US में वापस आ जाएगा, right? I'm not sure all of it will come, but I think some of it will come. US में ज़मीन खूब सस्ती है, right? So ज़मीन is not going to be an issue. Yeah. And US में robots and automation काफ़ी high level पे है, तो लेबर की शॉर्टेज है वहाँ पे, but most manufacturing can now be done without labor through automation. पंगा ये होगा कि उसके खर्चे ज़्यादा होंगे. टू मेक स्टफ इन अमेरिका विल कॉस्ट मोर दैन इट डिड इन चाइना, एंड एज अ रिजल्ट आई थिंक देयर इज अ चांस दैट US इन्फ्लेशन एजेस अप. इफ US इन्फ्लेशन एजेस अप and the US central bank doesn't cut rates or pushes rates up over the next 2 years, उससे डॉलर और स्ट्रेंथन हो जाएगी. उससे हमारे देश के पंगे बढ़ेंगे, and foreign investors might be a little bit more reluctant to invest in India in that scenario, right? So I think that's something that's sort of being discussed widely in the global press. I'm not an expert on how much Trump will charge tariffs and disrupt, but since he's built his persona around it, he'll have to do something to deliver on the expectations on that. But I think there's a deeper change that Trump and politicians like Trump herald. Yeah. Right? तो मैं 90s में UK में बड़ा हुआ था, and I was there till 2008, and the West that I saw and the West that I used to visit and work was a West where kind of centrist kind of class, well-educated, Oxbridge, Ivy League, class-dominated politics, business,
and their point of view was sir सब कुछ life में medium में करना है, and Western society got built around enriching them. These are educated, driven people. They controlled the political agenda, the media agenda, the discourse, and they sanitized it to a large extent because their goal was to make money in life, right? That was the prerogative, and they're very successful. So अगर आप डेटा देखें, बहुत दिलचस्प डेटा, between 1990 and 2010 the middle class in the West got squeezed because jobs were outsourced to China, right? And whatever jobs were left in the West, robots were used to take over those. So the Western middle class got squeezed, and the elite, highly educated elite, seized control of the discourse, social discourse, political discourse, and they seized control of the economy, right? So when Trump openly has a go at immigrants, at ethnic minorities in America, right? And he wins by a comfortable margin. And at the inauguration, the entire business elite line up to pay tribute to him. The example it sets for leaders around the world is, यार ये वाला strategy तो बढ़िया है, ये middling वाली liberal वाले बातें करके कोई फायदा नहीं है, वो liberal वाले वोट बैंक भी छोटी सी है. Let's talk extreme, let's seize power, let's threaten people, and that way the whole world will be at our doorstep begging for access to us, right? मतलब मैं सिर्फ रिच बिजनेस ओनर्स को सपोर्ट करूं, मिडिल क्लास पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊं, एंड जो एकदम ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं उनको अपलिफ्ट करने की बातें करूं, और जो हमारे देश के हैं उनको भगा दूं. So फालतू मतलब something like that. If I want to simplify it even further, for campaign funding I go to the financial elite or the business elite. For votes I go to the masses, and the middle class, यार तेरा तो देख ले, तो अपना संभाल ले, right? So वो वाला template, right, काफी devastating है. उसने जो template बनाया है, so I worry about that being applied in many different countries because बहुत vivid template. And if you see the data in India, I was looking at the data last night, right? जो लोग भारत सरकार के इनकम टैक्स डेटा के तहत जो लोग 5 लाख से 1 करोड़ के बीच में कमाते हैं, right? Those people account for, there are roughly 40 million people, 50 million income taxpayers, 5 लाख से 1 करोड़ के बीच में कमाते हैं. They account for 70-75% of the income tax collection in the country. 1 करोड़ से कम कमाते हैं, 5 से 1 करोड़. They account for 75% of the income tax collection in the country, but there's only 40 million of them, right? 640 million voters हैं इंडिया में, right? 640 million में 64 करोड़ में से केवल 4 करोड़ लोग बेसिकली इनकम टैक्स का स्पाइन है. Now out of that 4 crore, I'm pretty sure no more than maximum 3 crore vote, right? Maximum 3 crore vote out of that 4 crore. 1 crore go on holiday on election day. So if I'm running the country and मेरे को दिख रहा है यार ये 3 करोड़ ही मेरे को कमा के देते हैं और ये तो वोट नहीं करते, you can imagine, right, what that means. So this guy, पता नहीं किसने इसको ये insight दी कि this is how the maths work out and this is how you can build a career, but he's done it and now the genie is out of the bottle. The whole world 3 करोड़ मिडिल क्लास से फोकस मत करो, क्योंकि वो है 3-4 करोड़. इनसे पैसे निचोड़ते रहो, because you can tax them, no? They go to work, the employed people, right? इनसे आप पैसे निचोड़ते रहो, but वोट बैंक तो इनकी कुछ है नहीं, right? And if you further think about it, right, all of these 3 million, the 4 million middle class, the 40 million core tax-paying population in our country, the well-educated, the opinionated, the tweeting, right? बहुत अलग-अलग मुद्दों पे उनकी बड़ी सोच है. So even if a political leader wanted to represent them, they wouldn't know what to represent them on, right? चाहिए क्या बस तुमको, right? Some would say हमको ताज़ा हवा चाहिए, some would say मेरे को tax break चाहिए, some would say better hospitals चाहिए, some would say better schools चाहिए. So because there's a small minority of people who basically pay their taxes in many countries, small minority, very tiny. हमारे देश में 64 crore voters, 4 crore income taxpayers basically finance the tax ecosystem. Because there's a small minority of voters who do this, and they are educated but not cohesive as a group, right? This becomes the tax-paying group, educated, articulate people on social media, tweeting and so on. But what do they want, and are they able to influence the political system? I have my doubts. But probably not. From looking at it from the perspective of the leader,
गेम बहुत क्लियर है, फाइनेंशियल और बिजनेस एलीट विल पे फॉर माई कैंपेन एंड द वोटर्स आर द पुअर एंड आई विल गिव डोल्स टू देम, फ्रीबीज बांट के मैं सो लाइफ मेरी सेट है. सो दिस बिकम्स अ वेरी पावरफुल टेम्पलेट. सो ये वाला जो ट्रम्प का, दिस इज आई थिंक द बिगर इशू, इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रम्प ऑन द वर्ल्ड. सब लोग हमारे फाइनेंस वाले लोगों इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट के बारे में सर खपाई कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स इज द मोर टैंजिबल थिंग दैट वी कैन फोकस ऑन. बट आई थिंक द मोर लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट we need to assess. And as an investor, I'm really worried about the Indian middle class, and one of the things we're doing in Marcellus is constantly reassessing, are we exposed to the Indian middle class ka consumption, because I think there are really serious challenges there. Are we exposed to the Indian middle class's borrowing? There's a lot of borrowing that's taken place, because I think there'll be serious challenges there. So much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए आपको पता है कि आपको 3 चीज़ें करनी है. नंबर 1, अभी के अभी हमें सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर हमने आपको कुछ भी इनसाइट्स दिए तो प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब कैन हेल्प अस अ लॉट. नंबर 2, कमेंट करके हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं जिनके साथ आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट बनाएं, और उनसे क्या क्वेश्चंस पूछें ताकि हम आपके लिए और बेहतर एंड वैल्यूएबल इनसाइट्स ला सकें. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में कुछ एक नया सीखने को मिलेगा उसे इस एपिसोड से, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की लाइफ का नज़रिया बदलने के लिए. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन कीप